Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm sure I'm audible और आपको जो स्क्रीन है वो नजर आ रही है। कल के सेशन से ही हम रिज्यूम करते हैं और आज के सेशन में तीन हिस्से होंगे हमारे पास। पहले हिस्से में हम अपना वर्ड चॉइस का ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सेक्शन में आज के इसी लेक्चर के अंदर हम ग्रीक के वोकैबुलरी करेंगे। थर्ड सेशन में हम एक ऐसे की आउटलाइन को देखेंगे जो कि हमारे पास ऐसे है 1973 का। तो हम इसकी जो है वो आउटलाइन एक देखेंगे, जो वो टॉपिक जो कि आज भी रेलिवेंट है और हम उसको जो है वो करने की कोशिश करेंगे और प्लस आपके लिए एक आउटलाइन की असाइनमेंट भी होगी जिसको आपको करना होगा। सो ये हमारे पास जो है वो आज की क्लास की एक आउटलाइन है और अब हम इसके मुताबिक जो है वो प्रोसीड फर्दर करते हैं। कल की डिस्कशन में हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये इंक्लूसिव लैंग्वेज आखिर होती क्या है। तो ये इंक्लूसिव लैंग्वेज को हम मल्टीपल डायमेंशन में देखने की कोशिश कर रहे थे। तो आज भी हम वहीं से आगे चलेंगे और हम आज लेकिन ये कोशिश करेंगे कि हम इसको ढंग से समझ लें। इंक्लूसिव लैंग्वेज के बारे में कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो बाकी ना रहे जो कि हमें समझ में ना आए। खुबैब अपना अगर माइक आप ओपन कर सकें और हम इसको जो है वो थोड़ा सा रीड करेंगे। खुबैब, अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है तो, अगर नॉइस है तो फिर आप अनम्यूट नहीं कीजिएगा। फिर हम जो है वो मैं महानूर से जो है वो ये रिक्वेस्ट कर, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अभी हम जो है वो पढ़ेंगे और ये है जी अच्छा, ये नोट्स आप सबको पता है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? ये जो नोट्स होते हैं लेक्चर के, ये मैं अपडेट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ये जो नोट्स मैं क्लास के लिए आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ ना, तो ये पता है आपको कहाँ पे होते हैं ये वाले नोट्स जो है वो? किस किस को पता है? मानूर, आपको तो पता होगा, यस सर। बाकियों को भी पता ही है ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके साथ नोट शेयर हो जाते हैं, आपको पता है? ये डेली बेसिस पे क्लास जो है वो उससे पहले ही मैं अपडेट कर देता होता हूँ। ठीक है, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, इंक्लूसिव लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। खुबैब, आप अपनी जो डॉटर हैं उन्हें वजह दीजिए, इट्स फाइन। आप बस सुन लीजिएगा ढंग से जो है वो, दैट्स फाइन। अच्छा जी, इंक्लूसिव लैंग्वेज जो है, हमने ये कल समझा था कि एक ये लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज का मकसद ये है कि ये जो है वो क्या करती है, अल्फाज को इस्तेमाल करती है जैसे बाकी लैंग्वेजेस करते हैं। तो मकसद ये है कि किसी भी किस्म की जो जेंडर है उसको क्या क्या नहीं करती है, आइए समझते हैं जी, प्लीज मानो। Inclusive language is the use of words and phrases that are gender neutral and do not exclude any particular group of people based on their gender, race, religion, sexuality, or other characteristics. In essay writing, using inclusive language is important because it promotes diversity, equality, and respect for all individuals. It helps to create an environment that is welcoming and inclusive of all people, regardless of their backgrounds. Here are थैंक यू some सो मच, examples of थैंक यू सो inclusive मच, language. थैंक यू सो मच। अच्छा देखो, इंक्लूसिव लैंग्वेज का मकसद ये है कि आपने किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है लैंग्वेज में। वो बताना ये चाहता है कि जब आप ऐसे लिख रहे होते हो ना, तो आपने वो वाली लैंग्वेज यूज करनी है जो डाइवर्सिटी की बात करे, इक्वालिटी की बात करे और रिस्पेक्ट दे रही हो। अगर आप एंटी फेमिनिस्ट हैं या फेमिनिज्म के खिलाफ हैं या हक में हैं, तो आप दूसरा जो जेंडर है उसके खिलाफ बातें नहीं लिखोगे, ठीक है? अगर आप फीमेल के काज को सपोर्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप मेल जो है वो उनके अगेंस्ट लिखोगे, या अगर आप मेल के काज को सपोर्ट करते हो ऐसा नहीं है कि आप फीमेल के जो है वो अगेंस्ट लिखोगे। अगर आप इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन जो है वो उसको लेते हो, तो इट मीन्स कि आप जो है वो इंक्लूसिव लैंग्वेज फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है? और जब आप इंक्लूसिव लैंग्वेज फॉलो नहीं करते हो, उसका नुकसान ये होता है कि मान लीजिए कि इंक्लूसिव लैंग्वेज से मतलब ये था कि आपने किसी भी जेंडर को एक्सक्लूड नहीं करना है। मैं आपको ऐसे पढ़ रहा हूँ और आपने जो है वो क्या किया कि जब आप बात कर रहे थे राइट्स की, आपको ऐसे लिखना था ह्यूमन राइट्स के ऊपर। अब आपने क्या किया, आपने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स हैं वो मेल के पास तो पूरे पूरे राइट्स हैं, फीमेल के पास नहीं है। तो क्या आपने इंक्लूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जब आपने ये बात कही कि मेल के पास पूरे के पूरे राइट हैं लेकिन फीमेल के पास राइट्स नहीं है? यस, No. नो? अगर किया, No. नहीं किया हमने जो है वो।
तो जब हमने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जो हमारे पास इंक्लूसिव थी, इसमें मेल को हमने बाहर निकाल दिया, बिल्कुल साइड पे कर दिया, दैट मीन्स कि ये हमारे पास इंक्लूसिव नहीं एक्सक्लूसिव हो गई। ठीक है। जब आप किसी भी इंसान को अपनी राइटिंग में जेंडर, रेस या रिलीजन की बुनियाद पे निकाल देते हो, वो हमारे पास हो जाता है जी एक्सक्लूसिव। लेकिन इंक्लूसिव में वो कहता है कि उनको शामिल करो। अब मान लो कि मैं जो है वो मैं फेमिनिस्ट हूँ, मान लो मैं जो है वो औरतों के हकूक को सपोर्ट करता हूँ। अगर आपने जो है वो वाली बात लिख दी है कि पाकिस्तान में औरतें बिला वजह शोर मचाती हैं, औरत मार्च के नाम पे, ठीक है, या कुछ भी ऐसा लिख दिया, अब मैं पढ़ने वाला जो हूँ, ये चूंकि एक एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट हो जाएगी, तो मैं इस पे हो सकता है माइंड करूं और मैं आपके ऐसे को क्रॉस कर दूं। ठीक है। अगर आप ये कह देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो सारी की सारी करप्ट हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, या कोई ऐसी बात कर देते हो कि जिसमें आप इंक्लूसिव तो रहते हो, तो फिर तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंक्लूसिव के बारे में अभी मजीद एक्सप्लेन करते हैं, मजीद समझने की कोशिश करते हैं, चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जी प्लीज, हियर सम एग्जांपल्स ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज। Number one, use gender neutral pronouns instead of using he or she to refer to a person, use they or them. For example, instead of saying when a student completes his assignment, you could say when a student completes their assignment. Avoid using gender specific words. Instead of using words like fireman, policeman, or chairman, use gender neutral words like firefighter, police officer, or chairperson. Use थैंक यू सो inclusive मच terms. सलमान, थैंक यू सो मच सलमान, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, अवॉइड यूजिंग जेंडर स्पेसिफिक वर्ड। जो है ना, अगर आपने फीमेल की भी बात करनी, जिस तरह से वो कहता है, अगर फायरमैन है, पुलिसमैन है, चेयरमैन है, तो आप फायरमैन के लिए फायर फाइटर का वर्ड यूज कर लो, पुलिसमैन के लिए पुलिस ऑफिसर का वर्ड यूज कर लो, चेयरमैन के लिए चेयरपर्सन का यूज कर लो। वो कहता है कि जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स को जो है वो प्रेफर करोगे आप। ठीक है। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? क्वेश्चन सलमान, प्लीज आगे चलिएगा। Use inclusive terms for people with disabilities. Instead of saying disabled person, use person with a disability. Instead of saying handicapped, use accessible. Avoid using stereotypes or offensive language. Don't use language that perpetuates stereotypes is offensive to any group of people. ग्रेट, हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास जो सारी की सारी डिटेल्स हैं, आपने इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करनी है कि लैंग्वेज वो वाली यूज करेंगे जो कि इंक्लूसिव होगी। ठीक है। अब ये होगा क्या जी, हम क्यों यूज करें जी इंक्लूसिव लैंग्वेज? हमने ये ऊपर जो है वो देखा है, वो कहता है अगर आप इंक्लूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते हो, तो इट मीन्स आप एक एटमॉस्फेयर ऐसा पैदा कर रहे हो जो कि वेलकमिंग नहीं है, जो कि वेलकमिंग नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एटमॉस्फेयर जो है वो वेलकमिंग एटमॉस्फेयर हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि जो कि पढ़ने वाला फील करे कि यार ये इसने अच्छा लिखा है, तमाम इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करे, तो फिर आपकी लैंग्वेज इंक्लूसिव लैंग्वेज होनी चाहिए थी। क्योंकि आपका पता चलता है कि आप डाइवर्सिटीज की और दूसरों के एक्सपीरियंस और प्रोस्पेक्टिव की रिस्पेक्ट करते हैं। सो जी, इंक्लूसिव लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम जेंडर न्यूट्रल वर्ड यूज करते हैं, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम जेंडर, रेस, रिलीजन, सेक्सुअलिटी और इस तरह की दूसरी खसूसियात पर लोगों को अलहदा नहीं करते हैं। क्या मैंने इंक्लूसिव लैंग्वेज का पॉइंट क्लियर कर दिया? मैंने समझा दिया आपको कि आपने अपने पेपर में इंक्लूसिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है, एक्सक्लूसिव लैंग्वेज को यूज नहीं करना। क्या आपको इस चीज का पता चल गया? इफ यस, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे एक और पॉइंट की तरफ से। अब ये इंक्लूसिव लैंग्वेज जो है वो जेंडर पे बात उसने कर ली, इस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली, रेस हो गया, डिसेबिलिटी होगी, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अवॉइड ओवरले इनफॉर्मल एंड ओवर यूज लैंग्वेज। अच्छा देखो, अगर आपके पास जो है ना वर्ड्स आ जाते हैं, ये कोलोक्वियलिज्म जो है, ये हमारे पास एक ऐसी टर्म है कि ऐसे अल्फाज का बेहद इस्तेमाल करना कि जिसमें आप फील करते हैं कि यार ये तो मीनिंग से सारी की सारी चाशनी खत्म हो गई है गुफ्तगू में ना। मिसाल के तौर पर जो है, अगर आपको कोई बंदा कहता है हर 2 मिनट के बाद जो है कि आप दुनिया के अजीम इंसान हैं, तो इट मीन्स कि आप जो है वो एक दफा सुनेंगे, दो दफा सुनेंगे, तीन दफा सुनेंगे, हद आप जो है वो कहेंगे यार मैं अजीम इंसान नहीं हूँ, छोड़ दो इस बात को, छोड़ो। ठीक है। कोलोक्वियलिज्म हमारे पास किसी भी अल्फाज का लिखने में बेजा इस्तेमाल है। ये वो अल्फाज होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जिन्हें हम जो है वो बात करते करते तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ
हाँ जी, नईम क्या हाल है, ठीक है, ये नईम हाउ आर यू, ठीक है। उर्दू में हम लोग कहते हैं और सुनाओ भाई क्या हाल है, कैसे चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं हे हाउ आर यू। वो कहता है कि जो जो बोलने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हो, उसी को उठा के सीएसएस के पीएमएस के पेपर में नहीं पुट कर दो कि वो इनफॉर्मल वर्ड्स हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें आप इस्तेमाल तो कर सकते हो गपशप लगाने के लिए, लेकिन उन्हें राइटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी स्पीच को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, या इमरान खान के या किसी पॉलिटिशियन के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहे हो, फिर तो ठीक है। लेकिन कोलोकियलिज्म में क्या होता है, हम लोग आपस में जब डेली लाइफ में बात कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, मेल साइड के अंदर जो है वो अब्यूजिव भी चलते हैं, और फीमेल की साइड में जो है वो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास फॉर्मल नहीं होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। वो कहता है कि कोलोकियलिज्म का मतलब है वो वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाएं जो आप अपनी रेगुलर रूटीन में यूज करते हो, ठीक है। आपका रीडर जो है दूसरे नंबर पे, मिसाल के तौर पर एक कंपनी थी, एक जो है वो जो लोग सब्जी मंडी में या किसी मंडी के अंदर चले गए हों या कभी देखा हो, मंडियों के अंदर एक सिस्टम होता है, सब्जी मंडी फ्रूट मंडी में ना, उसमें एक सिस्टम ये होता है कि वहां पे उन लोगों ने अपनी एक खुफिया लैंग्वेज जो है वो तैयार की होती है। वो खुफिया लैंग्वेज क्या है? वो खुफिया लैंग्वेज ये है कि वो एक दूसरे की फिंगर्स को पकड़ के, लाइक मेल जो है वो बता देते हैं कि अच्छा जी ये जो है हमने फ्रूट की जो टोकरी है इसकी ये कीमत है। अब आप पास खड़े हैं, आपको इस चीज का कोई पता नहीं है कि उसने इसकी कितनी कीमत बताई। उसने टू फिंगर्स को पकड़ा, उसकी एक दूसरी फिंगर को पकड़ा और उसने कहा इतने में बात डन करते हैं। अब आपको कोई चीज नहीं पता, किसी ने एक्सपीरियंस कभी देखा है इस तरह से होता है? कभी किसी ने फ्रूट मंडी का विजिट किया हो, ऐसा देखा है कभी आपने कि वो जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं आपको, आप पास खड़े होते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता तो वो क्या कह रहे हैं। नईम साहब ने इसको जो है वो देखा कि वो एक पर्टिकुलर आइटम है, उसका नहीं पता चल रहा होगा कि ये कितने की है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपके सामने वो जो है वो बता देगा कि यार ये इतने की है। अब ये बुक में हमारे पास ये रिकमेंडेशन है कि आप जब ऐसी बात को, ये जो वो यूज करते हैं वो कोलोकलिज्म है। ऐसी बात जो है ना, वो जो हाथ की चीजों से समझ जाते हैं वो कोलोक्विलिज्म है। आपके रीडर को तो ये बात नहीं पता है कि आपने जो है वो ये कौन सी टर्म यूज की है। वो ये कहता है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करने से गुरेज करें जो स्टेल हैं, जो कि अन ओरिजिनल लैंग्वेज से हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को जो है वो इस्तेमाल करने से गुरेज करें। अब जिन लोगों का यहाँ पे ताल्लुक इंग्लिश के बैकग्राउंड से है ना, उन्हें इस बात की समझ में आ जाएगी। जिन लोगों को आएगी वो चैट बॉक्स में यस लिखेगा, जिनको नहीं समझ में आएगी वो नो लिखेगा। शहबाज शरीफ इज अनदर मफेस्टोफिलीज फॉर पाकिस्तान। शहबाज शरीफ इज अनदर मफेस्टोफिलीज फॉर पाकिस्तान। तो जिन लोगों का ताल्लुक इंग्लिश बैकग्राउंड से है उन्हें इस चीज का पता चल जाएगा कि ये मफेस्टोफिलीज जो है वो क्या है, ठीक है। मफेस्टोफिलीज कौन है? अब जिनको समझ नहीं आई वो नो लिखेंगे ताकि पता चले, जिनको खुबैब को नहीं पता चला कि ये मफेस्टोफिलीज क्या है। अब ये जो है मेफेस्टोफिलीज का मैंने इस्तेमाल किया, ये था कोलोक्विलिज्म। मेफेस्टोफिलीज, जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि ये एक ड्रामे का किरदार है, और उस किरदार का नाम मेफेस्टोफिलीज है, जो कि बड़े शैतान से जो है वो पैगामात लेके आता है। लेकिन आपको कुछ लोगों को आपने देखा समझ नहीं आई, ये उन लोगों को समझ नहीं आई जिनका बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर से नहीं था। अब आपका जो रीडर है सीएसएस का पेपर पढ़ने वाला है, लाजमी नहीं है कि उसका बैकग्राउंड आईटी से हो, लाजमी नहीं है कि उसका बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमिक्स से हो, लाजमी नहीं है कि उसका बैकग्राउंड एमबीए से हो। उसको आप अगर अपनी फील्ड के स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करना शुरू कर देंगे उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है, समझ नहीं आएगी। अगर उसको समझ नहीं आएगी, इट मीन्स कि आपका रीडर जो है वो डिक्शनरियां नहीं खोलेगा, अब वो उन चीजों को छोड़ता चला जाएगा, अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज का वर्ड यूज नहीं करोगे, कोशिश करोगे कि वो वाला वर्ड यूज करोगे जो कि कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। कुछ लोग ऐसे हैं जिस तरह से हमारे पास जो है वो कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने हाल ही में सीखे होते हैं, उनको पेपर्स में पुट नहीं करोगे, ठीक है। अब ये क्या मैं ये एज्यूम कर लूं कि कोलोक्विलिज्म का पता चल गया आपको? यस, यहाँ तक क्लियर है? ये आपने यूज नहीं करना है, कोलोक्विलिज्म को यूज नहीं करना है। क्लियर? जिन जिन को यहाँ तक क्लियर हो गया, ताकि हम आगे चलें। कोलोक्विलिज्म की तीन चीजें होती हैं जी। ये हमारे पास वल्गर लैंग्वेज को तो आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे। वल्गर लैंग्वेज से मुराद ये है कि बाज औक़ात जो है हम लोग कोई ऐसी चीज कोट कर देते हैं जिसमें
ये देखिएगा, लाइफ इज अ बीच, ठीक है, हॉटर देन हेल, ठीक है, या गॉड के बारे में ओ गॉड, डैम, ये वो कहते हैं कि जी वल्गर लैंग्वेज का आपका रिटर्न लैंग्वेज के अंदर कोई तस्वुर नहीं है, ये आपने नहीं करना। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्लीशे। ये क्लीशे क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत हद तक जो है वो चूंकि ये कोलोकियलिज्म की टाइप है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन चेंज होगी आपके पास? ओके 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 ओके, वेट हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना क्लीशे जो है वो होता क्या है? क्लीशे जो है वो ये आ गया जी हमारे पास जो है वो यहाँ पे कोलोकियलिज्म है, और ये है जी हमारे पास जो है यहाँ से है जी क्लीशे। अब ये क्लीशे को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एक अल्फाज ऐसा है, एक वर्ड ऐसा है जो बार बार इस्तेमाल होता है। आप जो हैं वो देखते हैं कि जिस तरह से हम ये कहते हैं कि यार ना उम्मीद ना होना जिंदगी में, हर ऐसे में जो है वो मजमून आ जाता है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर बंदे ने पकड़ के ये लाइन को कोट कर दिया, मैंने भी कर दिया, हादिया ने भी कर दिया, खुबैब ने भी कर दिया, इमरान ने भी, सलमान ने भी, ये भी। ये जो बंदा दरमियान में बैठा हुआ है ना, तो उसके लिए ये लाइन जो है वो अब क्लिशे बन चुकी है। उसने कहा यार ये क्या, ये सब ने एक ही लाइन को बार बार जो है वो यूज कर दिया। अब ये लाइन क्या है कि जहां पे भी ये लाइन आएगी, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, जब उसने को 15 को ऐसे पढ़ लिए हैं, क्या लगेगा, वो खुश होगा इस लाइन से, या उसको यू फील कि वो चीज महसूस करेगा और इसको एक क्लीशे समझेगा? ठीक है, वो इसको एक क्लीशे फील करेगा कि यार इट इज समथिंग दैट जो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। क्लीशे से मुराद हमारे पास एक ऐसी लाइन या एक ऐसी फ्रेज है जो कि बार बार इस्तेमाल होती है। लेकिन अब आप कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन जो है वो बार बार इस्तेमाल हुई है? हमारे पास तो कोई पैरामीटर नहीं है। क्लीशे का मतलब ये है कि अपने पेपर में एक ही कोटेशन या एक ही लाइन या एक ही वर्ड को टाइम एंड अगेन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब आप लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब एक पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर किसी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा या इंग्लिश के वोकैबुलरी के कोई 10-15 अल्फाज यूज कर लिए हैं। अब उसने वो अल्फाज यूज कर लिए, वो बार बार उन वर्ड्स को इस्तेमाल करेगा, बार बार उन वर्ड्स को लेके आएगा कि मुझे जो है वो ये वर्ड्स याद है। So the point that I want to teach you here is that you are not supposed to produce overused words there. You do not need to produce in original words there. CSS and PMS essay is another name of creativity. So your focus should be on creativity when you are going to create something new. Cliche is something that is everyday language. You know, I'm talking to you, someone else is talking to you. So in case you are using those words that are the order of the day and you're using those words too much in high quantity, that word has become cliche. Like, for example, I'm sure that a lot many times in your life you have listened or read these words. Like the first one is time heals all wounds. Every cloud has a silver lining. Actions speak louder than words. Better late than never. All's fair in love and war. So be honest. ये पांच चीजें जो है वो isn't the case that you have listened or read these lines time and again? Isn't it so? In your life you have heard these quotations again and again, again and again, again and again. This is cliche. Okay. So what happens when you use a cliche in an essay? The thing is that using cliche, using these words in your essay, it can weaken the impact of the writing. तो आपकी राइटिंग का जो मेजर इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। अब क्या होता है, योर रीडर इज नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, वो लेस इंगेजिंग बन जाता है। ठीक है। अब होता यूं है कि क्लिशे वही यूज करता है, वही बंदा वर्ड्स उनको बार बार यूज करता है जिसके पास कोई यूनिक पर्सपेक्टिव नहीं होता है। ठीक है। अब जब आप एक ही कोटेशन को कोई 10 दफा घुसेड़ देंगे ना, तो इट मीन्स कि उसको पता चल जाएगा कि इसके पास और कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल देखो, कहता है मिसाल के तौर पर, यू आर सपोज टू राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब आप क्लिशेस में क्या इस्तेमाल करते हो, एक ही कोटेशन, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर जो है वो। तो अब आपको इन चीजों से अवॉइड करना है। ठीक है। सो जी क्लियर हो गया हमारे पास जो है वो क्लिशे जो है वो क्या होता है? क्लीशे के बारे में पता चल गया, क्लीशे क्या है? क्लियर?
क्या मैंने इसको समझा दिया? चलें, दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, स्लैंग से मतलब जो है वो ये है कि जो इंग्लिश की स्टैंडर्ड इंग्लिश की टर्म नहीं होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा वर्ड है जिसका डिनोटेटिव मीनिंग कुछ और है, कनोटेटिव मीनिंग कुछ और है। आपके एग्जामिनर को, रीडर को समझ ही नहीं आती है कि ये क्या लिख रहे हो। सो स्लैंग, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश, स्लैंग को यूज नहीं करोगे, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश को यूज नहीं करोगे। तो कोलोquialism, आपने कौन सी वाली लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो बिल्कुल ही आपके एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, वल्गर लैंग्वेज नहीं होगी, और क्लीशे चीजों का बार बार इस्तेमाल नहीं करोगे। अब अगर यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्पेलिंग। मैं ये स्पेलिंग वाली हेडिंग यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, दैट्स फाइन। बट द थिंग इज दैट स्पेलिंग जो है, अगर आपके competitive एग्जाम्स में वोकेबलरी गलत है, वोकेबलरी की समझ नहीं आती है, स्पेलिंग्स गलत हैं, it means that that is a suicide for you. Your examiner is not going to take interest in your paper if there are a lot many mistakes. So the next question comes in our mind, sir, how on earth it is possible that we are going to prepare our vocabulary? Vocabulary is really a big deal, sir. So it's really an hectic task. So the thing is that, yes, but before proceeding further, remember one thing. Remember one thing. In your essays, you are not supposed to produce even a single spelling mistake. Even a single spelling mistake. That is the expectations at this level, because CSS and PMS essays, they are not merely the game of just writing. So at this level, maybe the idea, the argument, whatever you are talking about, maybe you can touch the nadir. Maybe you can go to the lowest point. But if you are committing the grammar or the spelling errors, it means you are approximately abusing your reader, and he is going to put you in below 40 in any case. So even if your errors are slight, you're not supposed to do this. So how you can reduce these error? That is the next question. ठीक है ना, तो बहुत आसान है कि सर ये नहीं करें, but what is the way out if we are stuck somewhere? How we are going to take the way that is going to lead us? Then let me tell you, I'm sharing some rules with you. Please try to understand these rules and regulations. So students, for the competitive exams, I have some tips and tricks for you. At MOCC, where we are going, we are sharing on daily basis the word of the day. Secondly, we are sharing the dawn vocabulary under the header of the facts and the vocabulary on daily basis. And at the third level or the tertiary level, we are trying to share the GRE vocabulary in our classes. Yes, these three steps are very crucial and important, but still you need to take the fourth step, and that is you need to follow all these pieces of suggestion and the advice that I'm going to share with you. So the first one is read regularly. What I'm doing on daily basis from this platform, we are sharing the article of the day on daily basis. And yes, this article, reading newspaper, magazine, books, and the articles, they help you. And what we are doing, we are reading newspaper, we are reading the Economist, we are reading the books, we are reading articles, research articles. So we are trying our level best. But आप जब इस तरह से लैंग्वेज के ये तमाम पैरामीटर्स को यूज करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबुलरी बढ़ती चले जाती है। अच्छा, एक ना लंबा सा लाइफ के अंदर फंडा है, वो पता है क्या प्रॉब्लम है? देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में वो लिखा, एसन हैज टच्ड द नेदर एंड डाइवर्ज इन द न्यू गेम बट आई हैव ट्राइड टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ऑनेस्टली बताइएगा, पढ़ते पढ़ते जिन लोगों को, जिन लफ्जों का मीनिंग नहीं आता, उनको स्किप कर देती है ना आंखें। ऐसा होता है ना, उनको आई स्किप कर देती हैं कि चलो आगे चलो।
फिर जो बाकी चीजें बच जाती हैं उनसे मीनिंग जो है वो जेन में बताने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, यार इसका मतलब है क्या। ऐसा होता है ऐसा। यस नो। बाकियों के साथ भी होता है। जहाँ पे नहीं होता है, अच्छा ये प्रॉब्लम है। इंग्लिश ऐसे कभी नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई डू, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट माय मदर लैंग्वेज, सो व्हाट्स माय ट्रिक, व्हाट आई डू विद द न्यू वर्ड्स। अच्छा अभी ना मेरे ख्याल में ये जो टेक्नोलॉजी और जितनी चीजें होती है ना, दे आर फॉर लर्निंग। मुझे लगता है कि अगर मोबाइल फोन है ना तो उसके अंदर वो जो उसने बाय डिफॉल्ट नोट पैड दिया हुआ है ना, वो मुझे उसने इसलिए दिया है कि अगर रास्ते में चलते हुए भी कहीं भी कोई नया वर्ड नजर आ जाता है ना इंग्लिश का, वो वहां पे ऐड कर लो। ठीक है, वो ऐड कर लो। तो मुझे लगता है कि मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ। मेरे ना फोन के अंदर जो है वो OLAD है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है। आप लोगों को भी अगर किसी को चाहिए हुई तो मैं लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। वरना ज्यादातर मेडियम है वो भी लोग यूज करते हैं, अच्छी है। खुदा ना उर्दू डिक्शनरीज को ना यूज ना किया कीजिएगा, ठीक है। उर्दू डिक्शनरीज को यूज ना कीजिएगा। ये वोकैबुलरी जो है वो बेहतर तो शायद बहुत कम ही हद तक बढ़ाती है, लेकिन वो फिर आपको आदत हो जाती है, आपका दिमाग ना हर वक्त ट्रांसलेशन के चक्कर में रहता है। तो इंग्लिश में जब आप देखते हो ना तो फिर इंग्लिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है, एक प्रोसेस जो है वो तेज हो जाता है। अच्छा ये उसमें जो वर्ड नजर आते हैं ना जहां पे मुश्किल, उसको इग्नोर ना किया करें। ये जिंदगी में ना एक चीज पल्ले बांध लीजिए, जब आप किसी को इग्नोर करते हो ना, चाहे वो इंसान है चाहे वो वर्ड है, वो इस चीज का ना माइंड करता है कि इसने मुझे इग्नोर किया, ठीक है। और जब आप उसे इग्नोर करते हो ना तो फिर उसके बाद ना वो भी आपको इग्नोर करता है, वो जितना इग्नोर कर सके वो करता है, ठीक है। तो इसलिए वर्ड जो है वो इंग्लिश के साथ, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश आपको CSS में इग्नोर ना करे, तो ये वर्ड जो है वो आप इग्नोर करना छोड़ दो। रेगुलरली रीड करो, जो वोकैबुलरी आए। नहीं है नोटबुक पास, नोट पैड में लिखो, वो इसीलिए दिया हुआ है अल्लाह ताला की जात ने। तो उसके अंदर जो है वो ना इंक की जरूरत है ना पेन की जरूरत है, लिखो और उसके अंदर याद करो। जहाँ पे फारिग बैठते हो, टाइम मिल जाता है, तो कोई जरूरत नहीं है कि इधर उधर फेसबुक पे और टाइम जाया करने की। उनको रिवाइज कर लो। एक चीज हो गया। दूसरे नंबर पे फ्लैश कार्ड्स हैं। अब फ्लैश कार्ड्स क्या है, मार्केट में ना किसी भी बुक शॉप पे चले जाओ, उसे कहो कि मुझे जो है वो स्टिकी नोट्स चाहिए, स्टिकी जो जुड़ जाते हैं, ये सबको पता होगा, बहुत से लोग यूज भी करते होंगे। अपना जो नया वर्ड मिलता है ना रोजाना अपनी लाइफ में, अपने आप को चैलेंज दो कि यार मैंने एक वर्ड कम से कम नया याद करना है, उसकी डेफिनेशन मुझे समझनी है, और उसके बाद जो है वो मैंने उसको रिटेन करना है, ठीक है। रिटेन करना है कि दिमाग के अंदर उसको महफूज भी रखना है, ठीक है। अब रोजाना उनको जब देखोगे तो एक तरीके का ये है। तीसरे नंबर पे, अब इन वर्ड्स को जो सीखे हैं ना इनको प्रैक्टिस करो, राइटिंग के अंदर लेके आओ, अपनी राइटिंग में लेके आओ। राइटिंग में लेके आओगे, ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर हो जाएंगी। नंबर 4 पे, ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। मेरियम वेबस्टर के अंदर ना, इस डिक्शनरी के अंदर जो है वो आपकी वोकैबुलरी का जो है वो गेम्स होती हैं, कुछ वोकैबुलरीज की मैं वो प्ले करता हूँ, देखता हूँ कि हमें कितने वर्ड आते हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स आते हैं, तो इनको जो है वो प्ले कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वहां पे टेस्ट सेशंस भी होते हैं, तो इनको आप जो है वो देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास है जी वोकैबुलरी के हेडर का सेक्शन था वो। इस तरह से हम अपने स्पेलिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो थी सारी की सारी स्पेलिंग्स के बारे में बातें। ये इसने जो है वो कॉमनली मिसस्पेल्ड बताए हैं, एब्सेंस है, डायलेमा है, कि ये जो स्पेलिंग्स हैं, ये जो नाम है, ये जो वर्ड्स हैं, इनके स्पेलिंग लोग अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स के, रिलीजियस के, मैन्यूवर के। इनको एक दफा याद कर लीजिएगा, ठीक है, इनको अपने आप तौर पर याद कर लीजिएगा। अब जी इसमें जो है हमने अब सारी की सारी चीजें जो है वो समझ ली, और वो हमारे पास ये है कि जो इस चैप्टर में हमने जो चीजें सीखी हैं, अब हम इनको जो है वो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि हमने असल में लर्न क्या किया है, हमने सीखा क्या क्या है। एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या है। जी प्लीज मान। One of the best ways to accurately convey your ideas is to choose the right words. Doing so ensures that your audience understand the meaning you intend. ओके, सो पहले है जी राइट वर्ड्स। अब ये राइट वर्ड्स कौन कौन से हैं? क्या अगर मैं ये कहूँ कि राइट वर्ड्स जो हैं, आप कोलोकलिज्म की इस्तेमाल कर रहे हो, आप इंतहाई हैवी वोकेबलरी इस्तेमाल करते हो, आप अपनी साइंस की फील्ड से वर्ड लेते हो, तो क्या वो राइट वर्ड्स होंगे? अगर आपने जो No. है वो बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज जो है वो यूज कर लिए? नो। ओके, ग्रेट। आई ऑल्सो प्ले। आप अभी भी खेलती हैं?
क्या खेलती हैं आप? अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो many words are confused because they sound or look almost identical. तो ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करोगे कि एग्जामिनर उसका मीनिंग ही ना समझ पाए। ये हमने जो है वो पहला और दूसरा रूल देखा। अब आगे चलते हैं जी, मान लो प्लीज थर्ड। Take the time to learn the denotative meanings of the most commonly misused words to ensure proper usage. Some words and word usage appears frequently in print, although they are not considered standard English. Avoid them in your writing. Choose words by keeping in mind their implied connotative as well as literal meanings. Their connotation involve emotions, cultural assumptions, and suggestions that can be positive, negative, or neutral. Understanding the purpose of inclusive language and using it in your essay will assure that your message gets across without creating or perpetuating negative social stereotypes. Almost all of the most common spelling error can be corrected by learning and applying four basic spelling rules. Always use a spell checker, but never rely on it completely. ओके, ये पॉइंट हमारे लिए नहीं है, बाकी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे लिए। सो जी, जितनी बातें यहाँ पे की हैं, क्या ये समझ में आ गई? जितनी बातें हमने यहाँ तक डिस्कस की हैं, इज इट क्लियर? यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि हमने क्या क्या करना है, किस तरह से लिखना है, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है? अगर हमारे पास ये समझ में आ गया, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब हम जो है वो मैकेनिक्स को देखने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या क्या। अच्छा जी, अच्छा, ये मैकेनिक्स में वो चीजें हैं जो आप पहले कवर कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे होने चाहिए, प्रोनाउंस हैं, कहाँ कहाँ यूज करोगे, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, बेसिक ग्रामर वाली बातें हैं। इनको हम प्रेजेंट कंपोजिशन में जो है वो वंस अगेन डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि ये ऐसे की क्लास है, इसमें हम ऐसे को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीक में ये जो ग्रामर वाला सेक्शन है हम ये वहां पे भी कवर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जनाब, इससे अगला चैप्टर जो है वो होता ये है कि लोग जो है वो जब ऐसे लिख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने तो बड़ा कमाल का ऐसे लिख दिया। अब वो क्या करेंगे, वो उसको पढ़ेंगे नहीं। ना तो वो रेगुलर लाइफ में जब प्रैक्टिस करते हैं तब पढ़ते हैं, रिवाइज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और उसके बाद एडिट करने का तो आप सोचें भी ना। और प्रूफ रीड जो है वो एग्जामिनर ने करना है, बच्चों ने जो है वो स्टूडेंट से नहीं करना। उन्हें लगता है कि ये तो सब कुछ फजूल है। वो कहते हैं ये 3 घंटे में, ये 2 घंटे में पीएमएस के ऐसे में कैसे मुमकिन है कि हम ये करें? तो ये बिल्कुल मुमकिन है जब आपने जो है वो पहले लिख लिख के एवेल्यूएशन सेशंस में से गुजरे हो। अगर आप सीधे ही जाके वहां पे बैठ जाते हैं पेपर में, तो ऑब्वियसली इट इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग। अब जी, ये है क्या जी? अब इसको चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना होता है, जिन्हें हमें जो है वो कंप्लीट करना होता है, और उन्हें प्रोसीड फर्दर करना होता है। जी प्लीज मैनी। Yes, sir. Many writers are tempted to skip the revising, editing, and proofreading steps, feeling intimidated by the thought of reworking their writing and hoping their essays are good enough. This chapter makes it easier to polish your essay by following simple guidelines. It includes many ideas that can quickly improve the quality of your writing, even if you feel your rough draft is close to perfect. There is no excuse for submitting an essay that is not the very best writing you are capable of. Once you थैंक यू सो have मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, अगर आपने अपने ऐसे को लिख के दोबारा नहीं पढ़ते हो ना, तो दैट मीन्स कि आपने वो फजूल एक्टिविटी की है। अगर आप अपने ऐसे को पॉलिश करने का फन नहीं जानते हो, लिख लिया, सारे वर्ड्स को ढंग से इस्तेमाल कर लिया, लेकिन नहीं पता है, इट मीन्स कि वो प्रोसेस इनकम्प्लीट है। सो हमें अपने ऐसे को एडिट करना सीखना है। एडिट करने से मुराद ये है कि अब की दफा जब पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो वो तमाम के तमाम अल्फाज जो है वो नॉलेज में आने चाहिए, जो कि इससे पहले नहीं थे। हाईलाइट करना चाहिए कैसा, यार ये गलतियां थी, ये वाली प्रॉब्लम थी। अब ये कैसे होगा, कैसे हम जो है वो इन तमाम चीजों को सीखेंगे? इसके लिए हम देखते हैं कि हमें हाउ टू रिवाइज, इनको रिवाइज हमें करना क्या है। इन पॉइंट्स को जब हम रिवीजन में से गुजारते हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं उनमें रिवीजन के लिए जैसे हम गुजरते हैं। सो यस, इंस्टा प्लीज पढ़िएगा। The revision process can seem overwhelming. From the Latin revisor, meaning to visit or look at again, revising involves a general examination of your writing. You need to look at your entire essay with fresh eyes and ears, checking to see if you have achieved your goal and if any sections of the essay need improving. When followed in order,
These 4 revision strategies will help you clean up your essay and prepare it for editing and proofreading. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे पास जब हमने ऐसे को पढ़ना है, रिवाइज का मतलब है कि वी आर सपोज टू लुक एट अगेन ये इस ऐसे पे हमारी जो है वो फ्रेश आईज एंड ईयर्स के साथ क्या क्या है जी। पहला स्टेप जो है हमारे पास, वो पहला चूंकि हमसे रिलेटेड नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। ये वाला, ये इसमें ये कहता है कि आप ना इसको 1-2 दिन के बाद पढ़ें, लेकिन वो चूंकि सीएसएस में पीएमएस में मुमकिन नहीं होता। और ये भी जितने स्टेप्स हैं ये सारे के सारे सीएसएस के पेपर में ही करने वाले नहीं है, उससे पहले भी करने वाले। जी प्लीज रीड इट थॉरो। Read it thorough once, imagining you are reading it for the first time. Editor Jen Bellinger even suggests reading it aloud. She notes it's amazing what you can catch that didn't sound funny or awkward when you were reading it silently. High school senior Liz Abrenthi पहली waited a बात ये few है कि weeks. आपने, थैंक यू सो मच इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने इसे लाउड पढ़ा। वो चीजें भी सुनने को मिली जो पहले नहीं थी। दूसरे नंबर पे मैच करने की कोशिश की कि ये जो ऐसे मैंने लिखा टॉपिक से मैच करता है, क्या मैंने अपने ऐसे के अंदर जो है वो मेमोरेबल और इंटरेस्टिंग चीजों को शामिल किया है, क्या मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर हुक है जो मेरे ऑडियंस की अटेंशन को कैच कर रहा है। जिस तरह से ये हुक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जिस तरह से मैं, वो बचपन से ही बहुत ताकतवर दिखाई देता था, लेकिन अब की दफा उसे एक झटका लगा। ये कहते ही वो पीछे मुड़ा और उसके सामने एक बहुत बड़ा जिन था। अब ये मैंने क्या किया, मैंने हुक स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया, मैंने आपकी अटेंशन को ड्रॉ कर लिया। मुझे पॉवर्टी के ऊपर लिखना है, मैं पॉवर्टी के ऊपर लिखूंगा। इस दफा भी स्टेटमेंट ले लेते हैं कि once again a lot many people they are unable to manage their 2 meals or 3 meals in a day. It is the story of a country having nuclear weapons but not enough food to feed. समझ में आया आपको? जो है मुझे टेररिज्म पे बात करनी है, मैं इस पे बात कर सकूंगा। वो पाकिस्तान आर्मी हैज स्कोर्ड 9th पोजीशन